आशा और विनोद के 3 बेटे और 1 बेटी थी। आशा ने अपने चारों बच्चों की शादी कर दी थी और उसके चारों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। विनोद की सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से वो आशा के साथ अपने अलग छोटे घर में रहा करता था। बहुत जल्द विनोद की रिटायरमेंट हो जाती है। लो आशा, हो गई मेरी रिटायरमेंट। अब तो तुम खुश हो ना? सही कहा आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम अपने बच्चों के साथ रह सकेंगे, अपने उसी पुराने घर में। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने तीनों बेटे राम, अनुराग और अमित को भी अभी फ़ोन करके बुला लूँ, क्योंकि अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट की पार्टी जो है। अरे बेटों के प्यार में कहीं बेटे को ना भूल जाना। तुम सभी बच्चों को फ़ोन करके बुला लो। हम सब अपने पुराने घर में रहेंगे एक साथ मिलकर। नौकरी और शादी के बाद आशा के तीनों बच्चे अलग अलग रहा करते थे, पर आशा और विनोद एक साथ रहते थे क्योंकि विनोद की सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से उसका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है। पर रिटायरमेंट के बाद आशा अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहती थी और इसीलिए वो अपने सभी बच्चों को फ़ोन करती है। प्रिया बेटा, याद है ना, अगले हफ्ते तेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, तो आ रही है ना दामाद जी के साथ? माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो बहाना ढूंढती रहती हूँ आपसे और पापा से मिलने का। इसी बहाने इस बार मैं अपने भाइयों से भी मिल लूँगी। वैसे भी काफ़ी समय हो गया है भैया भाभी से मिले। सही कहा प्रिया बेटा, लास्ट टाइम तेरी शादी में ही तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। अच्छा, तुझे पता है तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरे पापा और मैं तेरे तीनों भाइयों के साथ अपने पुराने वाले घर में रहेंगे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश कि मैं भी रह पाती। आते जाते रहना बेटा। अच्छा, अभी रखती हूँ, तेरे भाइयों को भी फ़ोन करके बताना है ना, ताकि सब समय पर आ सके। अब आशा प्रिया का फ़ोन रखकर अपने तीनों बेटों को फ़ोन करती है। आशा और विनोद ने ये पार्टी अपने पुराने घर में रखी थी, जहाँ उसके बच्चों का बचपन गुजरा था। सभी बच्चे समय पर आ जाते हैं और पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करता है और तभी आशा अपने बच्चों से कहती है, कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। एक माँ बाप का बस एक ही सपना होता है कि वो मरते समय अपने बच्चों के साथ रहे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी आपको और पापा को बहुत जीना है। हम जानते हैं राम बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने और मैंने फैसला लिया है कि अब से हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे पहले की तरह। अब जैसे ही विनोद की तीनों बहू सपना, कोमल और अंजलि ये बात सुनती हैं, तो वो तीनों एक साथ रहने से मना कर देती हैं और बहाने बनाने लगती हैं। माँ, पिताजी एक बार ये फैसला लेने से पहले हमसे पूछ तो लेते। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप तीनों ने सोच भी कैसे लिया कि हम अपना काम छोड़कर यहाँ आएंगे? अब जानते ना, हम लोग दूसरे शहर में सेटल हो चुके हैं। बहू, राम और अनुराग का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाई का बिजनेस इसी शहर में है। तुम दोनों को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और अमित को तो अभी अभी नौकरी लगी है और उसके बॉस ने तो उसे ऑफर भी दिया है इसी शहर में रहने का। फिर दिक्कत क्या है? माँ, दिक्कत यह है कि अब हम तीनों भाई बड़े हो गए हैं। हमारी अपनी खुद की फैमिली भी है। इतना बड़ा परिवार, माफ़ करना, पर अब एक साथ नहीं रह सकता। और माँ जी, हम छोटे शहर में नहीं रह सकते। अगर आप दोनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीना आप राम भैया के घर रह लो और 1 महीना मेरे घर। भैया भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? माँ पापा हमेशा साथ में रहें और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हो। प्रिया दीदी, आखिर दीदी ने गलत ही क्या कहा है? बिल्कुल सही कह रही है। भला कोई एक जना दोनों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? और हम सब इस छोटे शहर में नहीं रह सकते। अपने भैया भाभी की ऐसी बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला लेती है कि अपने माता पिता को वो अपने साथ रखेगी। भैया भाभी, अगर आप दोनों माँ पापा को एक साथ नहीं रख सकते तो मैं रखूँगी माँ और पापा को अपने साथ। उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, पर मैं अपने माँ पापा को कभी अलग नहीं होने दूंगी। प्रिया, ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, इसलिए तुम हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत ही दो। और वैसे भी
ये घर की बात है, घर की इज्जत घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे। बहू बेटों ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया, इसलिए बेटी ने अपने घर में जगह दी। अब बेटे को बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभाना तो बेटी को ही अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा ना। प्रिया, बात को समझो। तुम मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ अपने ससुराल में नहीं ले जा सकती। कभी सोचा है तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? मेरे ससुराल वालों की चिंता आप सब मत करो। प्रिया अपने भैया भाभी के फैसले के खिलाफ हो जाती है और उनसे अपने माता पिता के लिए लड़ाई करने लगती है। अपने बच्चों के बीच झगड़ा देखकर आशा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर विनोद से कुछ बात करती है। विनोद जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे आपस में इस तरह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे। इन्हें आपस में लड़ता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। आशा, तुमने सुना नहीं हमारे बेटे बहू ने क्या फैसला लिया? क्या हम अपने बेटे बहू के लिए बोझ हैं? मुझे अपने बेटे बहू का फैसला मंजूर है, पर मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बन सकती। और गलती क्या है इसमें? आखिर अब हमारे बच्चों की भी अपनी फैमिली है, वो हम दोनों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते। 1 महीने आप राम के पास रहना और मैं अनुराग के पास, फिर अगले महीने मैं अमित के पास चली जाऊंगी और आप अनुराग के पास आ जाना। कम से कम हम अपने तीनों बेटों के साथ रह तो पाएंगे। आशा के कहने पर विनोद उसकी बात मान जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर विनोद अपनी बेटी को समझाता है और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाता है। मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला ले लिया है कि हम कहाँ रहेंगे और किसके साथ रहेंगे। पापा, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही फैसला लिया होगा। अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटों के साथ रहने की। नहीं प्रिया बेटा, अब तेरा अपना अलग घर परिवार है, वो तेरा ससुराल है, हम तेरे साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम तेरे भाइयों के साथ रहेंगे। माँ, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? क्या आपने सुना नहीं भैया भाभी ने क्या कहा? वो आपको और पापा को अलग कर रहे हैं। पापा, माँ को समझाइए ना। प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब तुम्हारी माँ का यही फैसला है तो मेरा भी यही फैसला। माँ, ये सही नहीं है। यही सही फैसला है बेटा। अब तो अपने ससुराल जा सकती है, हमें अपने बेटों के साथ जाना है। राम बेटा, हमें तुम तीनों का फैसला स्वीकार है। ठीक है, फिर 1 महीने पापा मेरे साथ रहेंगे और आप अनुराग के साथ रह लेना। अच्छा, आप जल्दी से सामान पैक करिए क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं अब और नुकसान नहीं झेल सकता। चलिए जल्दी से घर चलना है। अपने माता पिता का फैसला सुनकर अब प्रिया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो वहाँ से रोती हुई अपने ससुराल चली जाती है, तो वहीं आशा अपने दूसरे बेटे अनुराग के साथ उसके घर चली जाती है और विनोद अपने बड़े बेटे राम के साथ। आशा की बेटी बहू आशा को उसके पति से अलग कर देते हैं और उसकी बेटी को भी उनके घर के निजी मामलों में दखल देने से साफ साफ मना कर देते हैं। अब आशा अपने बहू बेटी के घर जाती है, जहाँ घर आती ही उफ, मैं कितनी थक गई हूँ। अपने घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम सामान लेकर कमरे में आ जाओ। अनुराग इतना बोलकर कमरे में चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कोमल सारे सामान को लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। बेचारी आशा वहीं खड़ी होती है। ये सब देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, तुमने तो बताया ही नहीं, मैं किस कमरे में जाऊं और अपना सामान कहाँ रखूं बेटा? माफ़ करना माँ जी, पर हमारा ये फ्लैट 1 BHK का है। इसमें सिर्फ एक ही रूम है, तो आप एक काम कीजिए, किचन में जाकर सो जाइए या तो फिर हॉल में, और अपना सामान घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। पर बहू, हॉल में? देखिए माँ जी, प्लीज़ नाटक मत कीजिएगा। हाँ, अब आपके लिए हम बड़ा घर तो नहीं खरीद सकते ना, इसे में एडजस्ट करना होगा। मैं चले सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोमल बिना अपनी सास की पूरी बात सुने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। बेचारी आशा हॉल में ही अपना सामान रखकर खुद सोफे पर सो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद भी राम के साथ उसके घर जाता है।
जहाँ सपना अपने ससुर को स्टोर रूम में ले जाती है। पिताजी, आज रात आप यहीं पर गुजार लीजिए। कल मैं स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी। अब से यही आपका कमरा है। बहू, मुझे गंदगी से एलर्जी है। मैं जानती हूँ पिताजी, आपको गंदगी से एलर्जी है, पर थोड़ी एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है, और मैंने कहा ना कल स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरा बिस्तर साफ। विनोद बोल ही रहा होता है कि सपना बिना अपने ससुर की बात सुने वहाँ से चली जाती है। अपने बेटे बहू का ऐसा बर्ताव देखकर विनोद और आशा दोनों को ही बहुत दुख पहुँचता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बेटे बहू उन्हें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे अनुराग, लंच तो लेकर जाओ। बहू, अनुराग तो बाहर चला गया। तू एक काम कर, अनुराग का लंच मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। तब तक तू मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दे। कोई ज़रूरत नहीं माँ जी, आपकी वजह से अनुराग जी अपना लंच ले जाना भूल गए हैं। अब तक वो जा चुके होंगे। और रही चाय की बात, तो मैं बहुत थकी हूँ, मैं अकेले काम नहीं कर सकती। अगर आपको चाय पीनी है तो अपने लिए खुद चाय बना लीजिए। इस तरह से कोमल अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद आशा खुद अपनी चाय बनाकर पीती है और सारे बर्तन भी धो देती है। कुछ देर बाद जब कोमल अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने सारे बर्तन धो दिए हैं, जिसके बाद कोमल अपनी सास से काम करवाने की सोचती है। चलो अच्छी बात है, बिना कहे बर्तन धो दिए, पर घर के सारे काम तो बाकी है और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलने जाना है। एक काम करती हूँ, इस बुढ़िया से ही बोल देती हूँ, घर के काम भी कर लेगी। इतना सोचकर कोमल अब आशा को आवाज़ देती है और आशा अपनी बहू के पास जाती है, जिसके बाद कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी एक मदद चाहिए थी। मदद? अरे बोल बहू, क्या मदद चाहिए? माँ जी देखिए, अब सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, कोई काम भी नहीं करती। आप जानती है ना घर में कितने काम होते हैं, और हर समय मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। मुझे और भी तो बहुत काम देखने होते हैं। देखिए ना, मुझे अब भी अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरी गैर मौजूदगी में आप घर के काम कर लेंगी? अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? आखिर ये घर मेरा भी तो है। तू आराम से अपने दोस्त से मिलने जा, मैं सारे काम कर लूँगी। अब कोमल अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और कोमल की गैर मौजूदगी में आशा घर का सारा काम कर देती है। समय यूं ही बीतता है। कोमल घर में रहकर भी सारा काम अपनी सास से करवाती। ऐसे ही एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या मुसीबत पाली है मैंने। माँ जी, आपने तो इतना काम भी नहीं किया जितना पैसा आप पर मुझे लगाना पड़ेगा। माफ़ करना बहू, पर मैं जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी। अरे रहने दीजिए, जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी, सब जानती हूँ मैं। आप बोझ बनकर रह गई हो मेरे ऊपर, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा। इस तरह से कोमल हर समय अपनी सास को खरी खोटी सुनाती। ऐसा एक भी दिन ना गुजरता कि आशा अपने पुराने अच्छे दिनों को याद ना करती। आशा के दिन आंसुओं के साथ कट रहे थे, तो वहीं विनोद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। राम, तुम अपने पिताजी को कह क्यों नहीं देते कि बाहर जाकर कोई काम ढूंढे? जब से आए हैं खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तुम सब्र रखो, अभी पापा को आए हुए 15 दिन तो हुए हैं। अब मैं उन्हें काम करने के लिए कैसे बोलूं, जबकि तुम जानती हो कि 15 दिन बाद पापा यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं ये 15 दिन कैसे बीतेंगे। कब से हमारे ऊपर बोझ बने बैठे हैं, और खुद के अंदर भी शर्म नहीं है कि कुछ काम करके बेटों की मदद कर दूं। विनोद अपने बेटे बहू की सारी बात सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और विनोद काम की तलाश में बाहर चला जाता है। पर विनोद को कहीं काम नहीं मिलता और वो थक हार के घर आता है। पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? आप सुबह से घर से गायब हैं। कहीं जाना था तो बताकर जाते। जानते भी हैं मुझे और आपके बेटे को आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। माफ़ करना बहू, दिमाग से निकल गया। पर मैं काम देखने के लिए गया था। सारा दिन घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, तो सोचा कि क्यों ना कोई छोटा मोटा काम ही कर लूँ। पापा, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आप रहने दीजिए। वैसे भी 15 दिन के बाद आपको यहाँ से जाना ही है। चलो सपना, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं।
अब राम और सपना बाहर खाने के लिए चले जाते हैं और बेचारा विनोद घर में अकेला भूखा ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया अपने भैया भाभी को फ़ोन करती है, पर कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। ये क्या, दोनों में से कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इतने दिन हो गए पर भैया भाभी ने माँ और पापा से मेरी एक दिन भी बात नहीं कराई। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? 20 दिन से ऊपर हो चले थे, पर अब तक प्रिया अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई थी और इसीलिए प्रिया को अपने माता पिता की फ़िक्र सताने लगी और वो फैसला लेती है कि वो अपने माता पिता से मिलने खुद अपने भाई के घर जाएगी। अब अगले दिन ही प्रिया अपनी माँ से मिलने के लिए कोमल के घर पहुँच जाती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? अकेले ही घर का काम कर रही हो? भाभी कहाँ है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अरे प्रिया बेटा, तू यहाँ अचानक? और ये क्या काम? अरे कुछ भी नहीं है, बस घर में सारा दिन बैठे बोर हो जाती हूँ ना, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की थोड़ी सी सफाई कर लूँ। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए तेरी मनपसंद कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। रहने दो माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अपनी मनपसंद कॉफ़ी खुद बना लूँगी और आपके लिए आपकी पसंद की चाय भी। आप मुझे बता दो किचन कहाँ है। प्रिया अब अपनी माँ के साथ किचन में जाती है और अपने लिए एक कप कॉफ़ी और माँ के लिए उसकी पसंद की कड़क चाय बनाकर उसे देती है।